मित्रों नमस्कार और अभिवादन आप सभी को। आप जानते हैं कि मैं पिछले दिनों आपसे बात होती रहती है लगातार बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान में इस समय पर खासकर गवादर में एक जगह है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव में इस समय पर एक जबरदस्त किस्म का आंदोलन चल रहा है, जलसा एक लॉन्ग टर्म एक जलसा चल रहा है, लंबा जलसा चल रहा है जो अभी खत्म नहीं हुआ है, कई दिन से चल रहा है। और कहा यह गया है कि जब तक उनकी बातों को सुना माना नहीं जाता है तब तक ये जलसा चलता रहेगा। ये जलसा जबरदस्त प्रपोर्शन इस्तेमाल करता चला जा रहा है, लेकिन इस जलसे की एक खास बात है, इसको लीड कर रही हैं बलूचिस्तान की मारूफ आवाज खातून आवाज हैं जिनका नाम है डॉक्टर मारूंग बलोच। मारूंग बलोच जो हैं उन पर मैंने आपको याद होगा कुछ समय पर एक एक रिकॉर्डिंग भी आपके लिए की थी जहां पे मैंने आपको बताया था, हमने बताने की कोशिश की थी कि दरअसल डॉक्टर मारूंग बलोच है कौन। अगर आप उस वीडियो पर वापस जाएंगे या मैं कोशिश करके उसका लिंक यहाँ डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में इस रिकॉर्डिंग के बाद में। तो जैसे ही ट्रांसलेशन खत्म होगा उसके बाद में मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगा, तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। बहुत बलोच भाई ने उनके बारे में पूरी डिटेल दी थी। बहुत बलोच जाने माने बलोच जर्नलिस्ट हैं बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के। अब तो ये कहना भी बेकार है कि पाकिस्तान के, क्योंकि वो एक कब्जे का इलाका है। बलोच अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। वो इस आंदोलन का जिसका हिस्सा है वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है। वो नहीं मानते कि बलूचिस्तान पाकिस्तान है, दोनों को वो अलग करके देखते हैं। वो ऐसा क्यों है उन पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको आज असल में एक नहीं, मैं बात तो करने जा रहा था बस कमर चीमा के कमेंट्स को लेकर, क्योंकि उनके कमेंट्स ने आज सवेरे मुझे बहुत उद्वेलित किया, बहुत परेशान किया। उन्होंने बहुत बकवास की आज बलूचिस्तान के बारे में, बलोच आंदोलन के बारे में, डॉक्टर मारूंग बलोच के बारे में। वो मुझे बहुत तकलीफ देकर गया, मुझे बुरा लगा। तो मैंने कहा मैं एक तो उससे बात करने वाला था। अभी मैं जब सोच ही रहा था कि मैं उसके बारे में बात करूंगा, तभी आफ्टरनून में एक और व्लॉग मेरे सामने आया, और वो मेरे बहुत ही अजीज भाई जैसे हैं, इस्लामाबाद में हैं और एक उनका थिंक टैंक चलाते हैं। मैं खुशनसीब हूँ, उन्होंने अपने यहाँ बुलाया भी था एक बार। इम्तियाज गुल साहब ने एक जबरदस्त व्लॉग किया है आज, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो इसलिए दिखाऊंगा, इसलिए भी कि आपको सच्चाई पता लगे, एक बात। दूसरी तरफ आपको इसलिए भी दिखाऊंगा कि दरअसल वहां हो क्या रहा है, और तीसरे में आपको इसलिए दिखाऊंगा कि आपको वहां का सच पता लगे, वो सच जो आपसे कमर सीमा साहब छिपा रहे हैं। तो शायद मेरे बोलने की जरूरत कम पड़े अगर मैं आपको उनके व्लॉग सुना दूं। मैं कमेंट जरूर करूंगा, पर वो शायद कमेंट ज्यादा होंगे कमर सीमा के बारे में, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं इम्तियाज गुल साहब के बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि उनकी बात सच्चाई को रिफ्लेक्ट करती है। वहां मेरे कमेंट्स की जरूरत ही नहीं है, आप खुद उनको सुन पाएंगे। तो खैर सुनिए, पहले हम चलते हैं कमर चीमा के पास और जरा देखते हैं कि कमर चीमा आज कौन सा झूठ फैला रहे हैं आपके लिए। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये समझने जानने में कि दरअसल इस आदमी को कैसे काउंटर किया जाए। मतलब इतने झूठ भाई को मैं हैरान होता हूँ कि कैसे मतलब बोल लेते हैं, के वो अंदर भी एक पूरी की पूरी बेशर्मी के साथ में। मतलब वो फुल बेशर्मी के साथ में, कोई भाई को लाग लपेट कुछ नहीं है। और ये बनते हैं अपने अपने आप को एकेडमिशियन, सफेद झूठ बोलते हैं दाएं से बाएं तक। लीजिए, मैं आज आपको एक बार फिर से लिए चल रहा हूँ इन्हीं साहब के पास, ये बताने के लिए कि इनके झूठों का हिसाब किताब आज कहां तक पहुंचा हुआ है। तो लीजिए, हाजिर हैं कमर चीमा साहब आपके लिए, और मैं जाहिर अपनी कमेंट्री आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक ट्राइबल एरियाज में एक जिला है करम के नाम से, जहां पे 35 लोग कत्ल हो। इसे जनरली खुर्रम का इलाका कहा जाता है। ये भी बलूचिस्तान का ही इलाका है। बस देखिए जरा आगे का, ये खुर्रम का इलाका है। अगर आप इसको लिखें तो आप लिखा पाएंगे KHURRAM। खैर आगे देखिए। गए हैं जस्ट इन अ डे और टू, और तकरीबन 250 के करीब बंदे जख्मी हो गए हैं गोलियों की फायरिंग से। इट डजंट सीम लाइक ए स्टेट, इट सीम्स लाइक ए, मतलब आप पता नहीं कहाँ आ गए हैं। और मसला क्या है? इस इशू ऑफ लैंड प्रॉपर्टी का मसला है, लेकिन एथनिक रिलीजियस डिफरेंसेस भी ऑलरेडी मौजूद हैं। वहाँ शिया सुन्नी के मसले भी रहते हैं बहुत सारे। लेकिन अब देखिए, 35 लोग मारे गए हैं ग्वादर के अंदर। जो बलोच यकजहती, मैं रुक रहा हूँ।
ये जो खुर्रम वाला बात है इसका बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये इवेंट अलग चल रहा है, पिछले 3 दिन से चल रहा है, बाकायदा यहाँ पर मिसाइल्स तक चल रही है। आप हैरान हो जाएंगे। ये पाकिस्तान का एक इलाका है सॉरी, ये पाकिस्तान का एक इलाका है जहां पर बाकायदा पिछले 3 दिन से गोलीबारी चल रही है, हाई क्लास राइफल्स इस्तेमाल हो रही हैं, और ऊपर से मिसाइल्स तक चल रही हैं। 35 लोग मारे जा चुके हैं, 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, और वो सब ऐसे चल रहा है। वहां कोई स्टेट की वहां पे प्रेजेंस मौजूद नहीं है। तो अगर ये व्लॉग कर रहे हैं, अगर ये खबरें बाहर आ रही हैं, तो स्टेट कहाँ है? इट्स अ ब्लडी स्टेटलेस सोसाइटी। खैर आगे देखिए, कौन सा कमेटी है वो जलसे कर रही है। ये मैं आपको बता दूं, ये द वेरी नेम, जिस तरह से नाम ले रहे हैं, बलोच यकजहती कमेटी काउंसिल, ये कमेटी काउंसिल नहीं है, ये सिर्फ कमेटी है। इनको यही नहीं पता कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। BYC है, आप कहीं भी इसको चेक कर सकते हैं, BYC के वीडियोस भी आते रहते हैं। बलोच यकजहती कमेटी है वो, उसका काउंसिल नहीं है कोई उसके नाम में। ये रजिस्टर्ड बॉडी है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बलूचिस्तान की, वो काउंसिल नहीं है, कमेटी है। खातून है महरंग बलोच, शी रिप्रेजेंट्स, कहती है कि मैं बलोचों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कहती है। इस आदमी को कहते हुए शर्म आनी चाहिए। इस समय उसके यहाँ 1.5 लाख आदमी बैठा हुआ है उसके जलसे में, वो कहती है। लोग, पब्लिक इतनी किसी ऐसे आदमी के यहाँ जाती है जो सिर्फ कहता हूं मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं। वो नजर आ रहा है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है वो अभी इस्लामाबाद में आके बैठे रहे 2 महीने तक। आपको याद होगा सर्दियों में यही महरंग बलोच 2 महीने आकर बैठी थी, और उनकी उस बैठने की जो बात थी इस्लामाबाद में, उसको कितना कैजुअली डिसमिस करेंगे आगे आप वो भी देखिएगा। और फिर मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो नहीं बताई जा रही है पब्लिक नॉलेज में, कि उन 2 महीनों में दरअसल इन लोगों के साथ हुआ क्या था। खैर सुनिए। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये खातून BLA और BLF और बहुत सारी और जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पॉलिटिकल फेस है। वो अच्छा, अगर उनका पॉलिटिकल फेस है तो मतलब ये कि BLA और BFA जिनके ये नाम ले रहे हैं, वो सबके सब उनके पॉलिटिकल फेसेस हैं। तो किस तरह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? उनकी कोई लोग आकर आपके यहाँ से नेगोशिएशंस कर रहे हैं। और बाय द वे, अभी ये जो तुर्रा देंगे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नेगोशिएशंस होने चाहिए, ये औरत अपने तमाम लोगों के साथ में आकर 2 महीने इस्लामाबाद में बैठ कर गई है। क्या इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई एक आदमी, सरकार का कोई एक आदमी उनसे मिलने गया था? और जो लोग गए थे वो क्या फजूल के लोग थे? मतलब क्या बात करने गए थे वहां पे? क्या बात करके आए थे? क्या किसी को पता लगा आज तक? मिलने गए थे। हमारे दोस्त मुर्तजा सोलंकी भी गए थे उसमें। क्या मिलकर आए, क्या बात हुई, क्या नेगोशिएशंस हुई, बात क्या है, कहां आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, कोई किसी को पता नहीं है। बस यूं ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो ईरान में छुपी हुई हैं या बाकी जगहों पे छुपी हुई हैं, इस तरह मस्तोंग बलूचिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपने ये जो तस्वीर देख रहे हैं, मस्टोंग जहां इसकी बात कर रहे हैं, मस्टोंग में इस समय 14 लोग ऑलरेडी घायल बताए जा रहे हैं। उसमें 2 लोग मर भी चुके हैं फायरिंग में। और क्यों? क्योंकि ये तमाम लोग आ रहे थे इस जलसे में पार्टिसिपेट करने के लिए, पीसफुल जलसे में जहां कोई आर्म्स लेकर नहीं आ रहा है, वहां फायरिंग की गई है। कैन यू बिलीव इट? ये लोग पॉलिटिकल डायलॉग के लायक हैं क्या? ये बेचारे अपने अधिकार खोकर, अपने राइट्स को खोकर, इन लोगों से अपने सिविल राइट्स मांगने के लिए पिछले इतने सालों से, डिकेड्स से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये उन पर गोली चला रहे हैं ये कहकर कि ये सब टेररिस्ट है। और क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में नेगोशिएशन होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, आओ हमसे बात करो। तुम बात करने उनसे जाते हो जो आते तुम्हारे पास बात कर रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर आपने देखा होगा कि ग्रीटा थनबर्ग जो हैं, जो कि क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी एक पिक्चर उठाई और कहा जी कि मैं बलोचों के साथ खड़ी हुई हूँ। ये ग्रीटा नहीं, ये ग्रेटा थनबर्ग है स्वीडन से, जो क्लाइमेट पर अक्सर बात करती रहती है। आपको याद होगा वो बड़ी मशहूर इनकी यूएन में दी हुई जो थी स्पीच, हाउ डेयर यू, है ना, वो ये वही ग्रेटा थनबर्ग है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो कोई खैर मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि इंटरनेशनल इश्यूज जब भी आते हैं, इंडिया में मसले हो तो दुनिया बाहर निकल आती है। इंडिया
इंडिया दिमाग से तो बनती नहीं है ना, मतलब पिछवाड़े में तो तुनका लगा हुआ है ना इंडिया का। तुमको बात करनी है बलूचिस्तान पे करो, तुमको दुनिया की कहीं भी चीज पे बात करनी है बात करो, इनको इंडिया हर बात में आ जाता है। अभी आप देखिएगा, मतलब हिंदुस्तान सारा ओलंपिक में जाए तो भी इनको तकलीफ, वहां भी इंडिया इंडिया करते रहेंगे। कोई वीडियो होता है जहाँ पे इंडिया की बात ना करें। इसीलिए मैं कहता हूँ जरूरी ये है कि जब लोग कहते हैं ना कि नहीं लोग यहाँ पीछे क्यों पड़ जाते हैं, पाकिस्तानी कोई नहीं पीछे पड़ता। हमको इनका नैरेटिव ब्रेक करने के लिए इनकी बात करनी पड़ती है ताकि ये अपना नैरेटिव ने स्ट्रॉन्ग करें। ईरान में मसले हो तो अमेरिका में प्रोटेस्ट होते हैं, फ्रांस में कुछ हो तो दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे भी प्रोटेस्ट होते हैं। दुनिया कहती है जी, क्वेश्चन ये नहीं है कि बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये जो बलोच यकजहती कौंसिल है ये लगी हुई है फौज के खिलाफ। फौज कहती, देख रहे हैं वही काउंसिल, उसको नाम भी नहीं मालूम है। जिस आदमी को एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं मालूम है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कमेंट्री कर रहा है। जरा सोचिए, इससे पता लगता है कि ये दरअसल बलूचिस्तान की मूवमेंट में कितने इंटरेस्टेड है। ये इस कंट्री का इंटेलेक्चुअल है, पीएचडी होल्डर है, कर लो बात। है कि ये लोग जो हैं ये इलेक्शंस क्यों नहीं लड़ते, ये पॉलिटिक्स में क्यों किरदार अदा नहीं करते, ये बच्चों को स्कूलों कॉलेजों से निकाल के मिलिट्री। ये जो बकवास कर रहे हैं, ये मंगल साहब जो सरकार में शामिल थे इमरान खान की गवर्नमेंट में, वो गए अख्तर मंगल साहब, वो वहां गए, वहां से रिजाइन करके आए। उनको किस वादे पे लिया गया था कि नहीं हम बलोच के तमाम मुद्दों पर गौर करेंगे। इमरान खान ने 2.5 साल पौने 3 साल रहे, नहीं गौर किया। ठीक, फिर इनकी पीडीएम गवर्नमेंट बनी, वो उसमें भी शामिल हुए। इस उम्मीद में कि शहबाज शरीफ शायद झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, शायद शहबाज शरीफ जो है वो हमारी बात सुन लें, वो फिर सरकार में शामिल हुए। कोई नहीं सुन रहा है। जो भी पॉलिटिकल फेस बलूचिस्तान से निकलता है, सरकार में इस उम्मीद से शामिल होता है कि हमारी पॉलिटिकली हमारी बात शुरू हो जाएगी, कोई हमसे नेगोशिएशन करेगा, कोई बलूचिस्तान को कुछ दे देगा। घंटा देते हैं, कुछ नहीं देते। और देते उनको है जो बलूचियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए राजी हो, जो बलूचों के ऊपर अपने इनकी मर्जी को थोपने के लिए तैयार हो। और यही रीजन होता है। चलिए मैं उसको आगे बताता हूँ कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा देखिएगा। टेंट बनाना चाहते हैं। हुकूमत जो है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट लार्जली साइलेंट रहती है, वो समझती है कि ये स्टेट का मसला है। जो पॉलिटिशियंस हैं सेंटर में, वो कहते हैं कि ये स्टेट का मसला, ये हमारा मसला नहीं है। जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कहते हैं ना कश्मीर और इंडिया फौज का प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ये बलूचिस्तान भी फौज का मसला है। लेकिन फौज जो ऐसा इसलिए है क्योंकि फौज डोमिनेट करती है, वहां फौज करती वही है जो उनका मन होता है, क्योंकि वो सरकार की किसी पॉलिसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि सरकार अलाउड ही नहीं है कोई पॉलिसी बनाने के लिए। सरकार उतनी ही पॉलिसी बना सकती है जितनी फौज उनको इजाजत देती है। इसीलिए सरकार और पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि भाई ये बलूचिस्तान जो है ये फौज का मसला है। ठीक वैसे ही जैसे वो इंडिया की पॉलिसी नहीं बना सकते, क्योंकि वहां भी होता वही है जो वो कहते हैं। मतलब अगर ये तय करने पर आ जाए कि नवाज शरीफ भारत जाए या ना जाए, ये फौज तय करेगी, तो फिर मर्जी कर ले, जब तक उसको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल ना हो चीजें बेहतर नहीं हो सकती। जो मैं चीजें समझता हूँ वो ये है, until and unless we sit and ये आदमी समझता है, इसको सामने वाली पार्टी का नाम तक नहीं मालूम। तो मैं चीजें समझता हूँ कि कोई चीज समझते भी हमारा, वाह। टॉक, बात बैठ के नहीं करेंगे, मसला कभी हल नहीं होगा। तो बात बैठ के कौन करेगा? एक साइड में बात करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जो कि बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो इस तमाम प्रोटेस्ट को लॉन्च कर रहे हैं, वो तो 2 महीने तुम्हारे घर आके बैठ के गए कि भैया हमसे बात कर लो। कोई आया? तुमने हॉस्टाइल किस्म के जर्नलिस्ट भेजे वहां पर, उनसे हॉस्टाइल इंटरव्यूज करवाए, और फिर तुम ये बात करने चले हो। अब देखिए दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे 35 लोग मारे हैं एंड मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बात भी नहीं करता? क्योंकि मीडिया के ऊपर बैन है मियां, तुम नहीं जानते हो क्या? मीडिया के ऊपर बैन है, मीडिया फ्री नहीं है। Cannot have a country like this for long. Well, this is It won't last for long. Don't worry, Chima साहब, it won't last for long. a digital age. एक जिसे वो कहते हैं ना, पुलिस स्टेशन पे हमले हो रहे हैं। इस ट्राइबल प्लेस, मुझे पता है ये ट्राइबल एरिया है, ठीक है, करम का इलाका ट्राइबल एरिया, लेकिन पुलिस पे हमला कर देना, कहीं भी आप खबर देते हैं। और मजे की बात ये है अच्छा एक बात कि जो बताओ, वजीर एक आला इलाका है उस ट्राइबल इलाका है। प्रोविंस का, अगर एक इलाका ट्राइबल इलाका है, आपने उसको मेन स्ट्रीम कर लिया है, फाटा जब हुआ करता था, आपने उसको उठाकर अपने यहाँ पर शामिल कर लिया, राइट? जब आपने शामिल कर लिया तो आपने वहां पर ऐसा क्या किया जिससे वो लगे कि स्टेट है?
स्टेट का जो रूल था वो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो था वो आपने एस्टेब्लिश किया, और अगर नहीं किया, आपके बस का नहीं है, तो आपने उसको अपने अंदर क्या क्या इंटीग्रेट किया था इन द स्टेट, वो भी आपने कर लिया, किया आपने खूब, पर उसको आपने वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं एस्टेब्लिश कर पाया, तो उसका फायदा क्या है? वो उस इलाके में नहीं जाएगा जहां पे ये मसला हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वहां पे कत्लो गारत हो रही है, तो मैं जाऊंगा तो वहां मसला ना बन जाए, पुलिस मुझे लेके नहीं जा सकती। मैं थोड़ा वापस कर कौन रहा सा हूँ, ऐसा चीजें ले मुल्क रहा है हूँ। जहां पे 35 लोग मारे एंड मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बात भी नहीं करता? यू कैन नॉट हैव अ कंट्री लाइक दिस फॉर लॉन्ग। मतलब दिस इज एन डिजिटल एज। एक जिसे वो कहते हैं ना, पुलिस स्टेशन पे हमले हो रहे हैं। इस ट्राइबल प्लेस, मुझे पता है ये ट्राइबल एरिया है, ठीक है, करम का इलाका ट्राइबल एरिया, लेकिन पुलिस पे हमला कर देना, कहीं भी आप खबर देते हैं। और मजे की बात यह है कि जो वजीर आला है उस प्रोविंस का, वो उस इलाके में नहीं जाएगा। अब जानते हैं, अब जरा सोचिए, यही बात मैं आपको पहले बताना चाह रहा था, जब मैं रुक गया था, यहीं पे इसी बात को मैं बताना चाह रहा था आपको। वजीर आला यानी कि चीफ मिनिस्टर उस इलाके का, वो इस इलाके में इसलिए नहीं जा सकता सर, क्योंकि जैसे क्योंकि वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसको आपके एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने चुन के वहां बिठा दिया है, जबरदस्ती का इलेक्शन जिता के अपनी हेराफेरी से। पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, यही रीजन है कि वो पब्लिक के बीच में नहीं जा सकता है। आप जानते हैं ना पब्लिक में कौन नहीं जा सकता है? वो जो जिसको पब्लिक पसंद नहीं करती हो, दैट इज द रीजन व्हाई ही इज अनएबल टू गो। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी पब्लिक के बीच में नहीं जा रहे हैं, तो मुझे बताइए कि वो भला पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कैसे हुए? दे आर अनेबल टू गो ओनली बिकॉज दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक, दे हैव बीन डम्प्ड अपॉन देम। जहां पे ये मसला हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वहां पे कत्लो गारत हो रही है, तो मैं जाऊंगा तो वहां मसला ना बन जाए, पुलिस मुझे लेके नहीं जा सकती, स्टेट इन लोगों को बिठा नहीं सकती। हमेशा वाकयात होते रहते हैं यहाँ करम में, हंगू में, इन इलाकों में अंदर, और एजेंसी के अंदर। मतलब पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान कैन नॉट मूव ऑन? और ये को आज का नहीं चल रहा है, ये 2012 से चल रहा है। ये जमीन के मसले हैं, और ये बेसिकली ट्राइबल जंग है। लोग ट्राइब एक कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान के बीच में अभी खुर्रम का इलाका लिया है, अभी ये बलूचिस्तान गए हुए थे, अभी खुर्रम आ गए। आगे देखिए, दूसरे के लिए मार रहे हैं। 35 लोग मार दिए, 150 जख्मी कर दिया। मतलब ये क्या जंग हो रही है? कितनी कुछ जमीन है, कितनी की इंपॉर्टेंट है, दैट पीपल आर गेटिंग किल्ड फॉर द पीस ऑफ लैंड। मतलब कम ऑन, मतलब दुनिया किधर पहुंच गई और हम किधर खड़े हुए हैं? haven't people always been killed for land in the world? Doesn't that what history tells us? दुनिया में आज हिंदुस्तान और चाइना के बीच में अगर तनातनी है तो काहे के लिए भाई? जमीन के लिए। लैंड, LAND, वो लैंड ही है जिसके लिए लोग लड़ते हैं, क्योंकि लैंड सिर्फ लैंड नहीं होती है, लैंड का मतलब होता है रिसोर्सेज, चीमा साहब। सो इट्स बीट पीपल, बीट कंट्रीज, दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर लैंड। If there is a land dispute, there is no peace. Then in a separate video, I'll tell you there is development on that count between India and China. वो अगेन चाइना साहब इनको दुखी करेगी, चीमा साहब को जो डेवलपमेंट हुई है वो इनको दुखी करेगी। इन्होंने बात की थी उसके बारे में। अभी जो वांगली चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जयशंकर की जो मुलाकात हुई है उसको लेकर इन्होंने बात की थी, लेकिन वो मुद्दा गायब कर गए थे। मैं बताऊंगा आपको आज एक वीडियो में, अभी रात को बताऊंगा। उधर बलोचिस्तान जो है, वहां पे ग्वादर शहर के अंदर बलोच यकजहती कमेटी, ये बलोच यकजहती कमेटी जो है, ये वही बलोच, एक मारंग बलोच है, शी इज डॉक्टर। इनका जो वालिद था, ही वाज अ टेररिस्ट। दिस इज इट, दिस इज इट। आंख मुंह के अनाउंस कर दिया, ही वाज अ टेररिस्ट, ही वाज अ टेररिस्ट। उसको टेररिस्ट बताकर मार दिया गया था। इनके हिसाब से अली वजीर ने, जिसने अपने खानदान के 20 लोग खोए हैं, वो भी सारे टेररिस्ट थे, क्योंकि उनको भी इन्हीं के बाप दादा ने उड़वाया है, फौजियों ने। दैट इज व्हाई अली वजीर इज अ प्रॉब्लम फॉर देम। इट्स द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली। और ये कितनी आसानी हुई ना, मारंग बलोच वो डॉक्टर है और वो उनके जो फादर थे वो टेररिस्ट थे। लो, हो गया, जजमेंट आ गया। इनसे पूछो किस कोर्ट ने उसको उनको टेररिस्ट अनाउंस किया, कहां पे उनका केस चला था, कौन से एविडेंस पेश किए थे आपने? बदतमीज। दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, और
दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। ये मतलब सीधे सीधे दहशतगर्दी जानते हैं आप क्या है? क्योंकि वो भी पहाड़ों पर चले गए थे। पहाड़ों पर क्यों गए थे? क्योंकि सिविल लाइफ में जी नहीं सकते थे, वो तो मार देते हैं उनको, तो वो स्ट्रगल को कैरी आउट करने के लिए पहाड़ों पर रहने के लिए चले गए थे। बलोचिस्तान में ये ट्रेंड आम है। अकबर भुक्ती भी तो वहीं थे, और तुम्हारे मुशर्रफ ने क्या किया था उस टाइम पर? ये खातून कहती हैं कि मेरे वालिद को रियासत ने मार दिया, लेकिन he went on the mountain. ये खातून जरा देखिए टर्म कैसी है मित्रों। ये वो औरत है जिसकी एक आवाज पर इस समय 1.5 लाख आदमी गदर में बैठा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं? ये खातून। और वो आदमी जिसको घंटा किसी ने नहीं चुना बलोचिस्तान में से, उसको ये क्या कह रहे हैं? वजीर आला नहीं जा सकता पब्लिक के बीच में। दैट्स कॉल्ड हिपोक्रेसी। माउंटेन्स, पहाड़ों पे चले गए और वहां पे जाके लड़ते रहे और कहते हैं कि जी हमें एक गुमशुदा लाश मिली। देखिए, इस बात को मैं मानता हूँ, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट स्टेट गोज सम टाइम। प्रोबेबिलिटी जानते हैं आप? पूछा गया अभी किसी ने कि ये इतने सारे इतनी लेडीज जो यहाँ पहुंची हुई हैं इस जलसे में, भला इतनी सारी लेडीज एक साथ क्यों आई है? क्यों आई इतनी सारी लेडीज? जब पूछा गया तो जानते हो बात क्या निकल कर आई? हर एक औरत जो वहां मौजूद थी, उसके घर के लोगों को या तो उठाया जा चुका है, गायब कर दिया गया है, या मारा जा चुका है। इसलिए इतने लोग आते हैं, क्योंकि उनके घर के खानदान के कंसर्न को रिप्रेजेंट करती है ये खातून, जिसको ये सज्जन महापुरुष कह रहे हैं ये खातून। इसके फादर टेररिस्ट थे। मिसयूज भी होता है पावर का, बिल्कुल पावर का मिसयूज करते हैं। लेकिन किसी के पास अगर कोई रास्ता है तो वो फोर्स का नहीं है। यू कैन नॉट फाइट स्टेट। स्टेट के साथ कौन लड़ सकता है? कोई भी नहीं लड़ सकता। really? अगर आप ये समझते हैं कि स्टेट के पास आप 2 गन्ने हैं आपके पास, कोई स्टेट के पास करोड़ों लाखों गन्ने हैं। अगर इस लॉजिक पर चले दोस्त, तो अंग्रेजों से आप आजाद हो सकते थे क्या? जरा सोचिए। खैर, इनके साथ के कितने लोग उसमें शामिल थे वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन और हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आजादी तो मिली थी ना, लोग तो शामिल ही थे उसमें। अगर आज के पास 50 गोलियां हैं तो स्टेट के पास 50 करोड़ गोलियां हैं जी। आप नहीं लड़ सकते स्टेट के साथ। दी ओनली वे इज कि आप अपने आप को अनआर्म करके इन अ पॉलिटिकल वे बैठ के मसले को हल करें। और वो क्या तरीका था? लोग आए नहीं तुम्हारे पास? 2 महीने कहाँ थे चीमा साहब? आपने तो एक बिलॉग नहीं किया। उस टाइम पे मोदी मोदी कर रहे थे महाराज। जिस समय डॉक्टर मारंग बलोच 2 महीने इस्लामाबाद में बैठी हुई थी, तो आप जो है हर रोज सुबह शाम दिन में 3 व्लॉग कर रहे थे, मोदी 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 मोदी। लेकिन अब बलोचिस्तान के अंदर जो नई चीज जो परेशान कौन है वो एक बदल गई है। वो ये है कि जो बलोच स्ट्रगल है दैट इज गोइंग टू द वुमेन, खवातीन। ये वुमन नहीं होता मियाँ, विमन होता है। अंग्रेजी सीख लो, और नहीं आती है तो मत बोला करो। विमन प्लूरल होता है, विमन सिंगुलर होता है वुमन। पाकिस्तानी स्कूलों में नहीं सिखाया जाता तो मैं सिखा देता हूँ। ओके चलो, बीकन हाउस में एडमिशन ले लिया तो मैंने सिखा दिया होता 2-4 साल पहले। चलो आगे दोस्तों, एक बात बताऊं आपको, ये जो बात कह रहे हैं औरतों के हाथ में आ गई है लीडरशिप। जानते हो क्यों आ गई? क्योंकि भैया आदमी तो कोई बचे ही नहीं सोसाइटी में, और जो बचे हैं वो भगे हुए पहाड़ पे उसी स्ट्रगल को लड़ने के लिए जो बीएलए से लड़ रहे हैं। मेल्स कोई बचे नहीं है। औरतों के घर के जो मर्द थे वो खत्म हो गए हैं। तुम्हारी एजेंसी ने उठा लिया है उनको और बहुतों को खा लिया है। हेलीकॉप्टर से मार मार के जो फेंके थे, याद है? आंखों से आंखें निकाल के जिनको फेंक रहे थे तुम। मैं जानता हूं ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनके घरों में ये हुआ है। किसी आदमी के परिवार के लोगों की आंखें निकाल लेना, परिवार उनके शरीर के अंग काट लेना, बॉडी के पार्ट्स काट लेना, और फिर उनको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देना। जरा सोचिए आप, ये इस किस्म के लोग की बात हो रही है जिनको डिफेंड कर रहा है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, और ये समझते हैं स्टेट। अगर यही बात जो है बाकी लोगों ने भी सोच ली होती दुनिया में, चाहे वो आयरलैंड की लड़ाइयां हो, चाहे वो यहाँ महात्मा गांधी की लड़ाइयां हो, या हमारी फ्रीडम फाइटर हो, भगत सिंह ने भी सोच लिया होता अगर कि हम तो गोलियां, स्टेट के पास तो करोड़ों गोलियां हैं, मैं तो एक अकेला आदमी हूँ, मुझे मारने में तो टोटल 1 गोली चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने भी सोचा होता, तो क्या होते? आजाद होते आज हम?
के पास आ रही है, और बलोच वुमेन जो है दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स। अब मजे की बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर सो मेनी थिंग्स नहीं होता, वो खाली इसी में इन्वॉल्व हो रही है, इस मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रही है, आजादी की मूवमेंट में। इसीलिए वो याद है आपको, चीनी उड़े थे 4, वो टीचर थी लेडी, 2 बच्चे थे उसके। आप जरा कमिटमेंट देखिए लोगों का, ये बिना बात नहीं रहता, वो टेररिस्ट नहीं बन जाते तुम्हारे कहने से, ईमा चीमा जैसे लोगों के कहने से। वो एक टीचर थी औरत, उसके घर में 2 बच्चे थे, शी ब्लू अप हरसेल्फ। क्यों? बिकॉज दे कमिटेड टू द कॉज। सबने अपने अपने घरों से कुर्बानियां दी हैं, अपने अपने घर के लोगों को खोया है। आप देखें तो ये जो जो बलोच यकजहती कमेटी है, इससे पहले भी इन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया था, मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर, बल्कि इसी ईयर दे ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम बलोचिस्तान एंड केम टू इस्लामाबाद। रास्ते में इनको रोका गया एंड ऑल दैट, लेकिन फिर क्या हुआ, कितना कैजुअली था ना, इनको रोका गया एंड ऑल दैट। जो एक्चुअली किया गया वो नहीं बताया जाएगा, पर रोका गया एंड ऑल दैट, बात डिसमिस कर देते हैं उठा के। इस सारे के सारे लोग जो हैं, सारे के सारे लोग जो हैं इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए। और आपको पता है ये कैसे डिस्पर्स हुए? ये ऐसे डिस्पर्स हुए कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने इन रिटर्न रिस्पॉन्ड किया। जब इन रिटर्न रिस्पॉन्ड किया तो वो जो लोग ईरान में मारे गए, वो जो लोग ईरान में मारे गए, उसके ऊपर ये जो बलोच यकजहती कमेटी की महरूम बलोच साहिबा, इन्होंने ये कहा कि ये सेलिब्रेट मत करो, वो तुम्हारे ही लोग थे। वहां से एक शोर मचा कि भाई जो जो हुकूमत पाकिस्तान बात कर रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर से ये इसलिए नहीं उठे थे, उनको ये धमकी दी गई थी कि आपके यहाँ टेररिस्ट जो है वो अटैक करने वाले हैं, आपके ऊपर हमला हो सकता है, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस तरह से इनको हटाया गया था। जहां तक ये ईरान वाली बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि उस समय पे ईरान ने इनके ऊपर अटैक किया था। वो एक ईरान ने जो इनके ऊपर अटैक किया था, वो एक सेपरेट ग्रुप है बलूचों का, जो अपनी जो बलूच का ईरान वाला जो इलाका है वहां पर वो एक्टिविटी करते हैं, उनको उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो एक सेपरेट ग्रुप है जो ईरान बॉर्डर पे रहता है। ईरान बॉर्डर पे जो ग्रुप रहता है उसकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए ईरान ने उनके ऊपर हमला किया था, और जिसको लेकर फिर चूंकि टेरिटरी इनकी है, पाकिस्तानियों की है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर एक ग्रुप ऐसा बना के रखा गया है जो ईरान की में एक्टिविटीज कर रहा है और आप उसको नहीं रोक रहे हैं ईरान के कहने के बावजूद, तो ईरान तो एक्शन लेगा ना। तो ईरान ने एक्शन लिया, उस एक्शन के बदले में इन्होंने जाके अपनी हवाई पावर दिखाई, है ना उनको। अब जाहिर है ईरान 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 सैंक्शन कंट्री है, उनके पास वो सब नहीं है जितना वो होना चाहिए, तो वो बैकआउट हो गए बेचारे। मगर आज तक वो रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हुए। तो ये कहते हैं कि उन्होंने हमला किया, हमला नहीं किया था उन्होंने, तुम्हारी टेरिटरी पे सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर स्ट्राइक की थी। और जब इन्होंने स्ट्राइक की है उसी ग्रुप पर, तो आप ईमानदारी देखिए उस औरत की, उसने कहा कि जो मारे जा रहे हैं वो लोग बलोच हैं। उसने ये नहीं कहा हमारे अपने लोग हैं या हमारे ग्रुप के लोग हैं, उसने ये कहा था कि ये लोग बलोच हैं, जो कि सही बात है। इट इज ट्रू दैट दे वर बलोच, दे आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ईरान, दैट्स अ डिफरेंट ग्रुप। तो ये उस बात को छिपा के और ये कहानी बना रहे हैं। दरअसल हुआ ये था कि अगर आप उस टाइम की अखबारों में भी जाइए तो बाकायदा आईएसआई ने उस समय पर अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए पर ये कहानियां डलवाई थी, मतलब अपने लोगों के जरिए वहां पे रूमर डलवाया था मीडिया में कि इनको पैसे देके हटाया गया है, बदनाम करने के लिए इनको इस समय पे कहा गया था, और जो चीमा साहब नहीं बता रहे हैं। दरअसल इमरान इनकी पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त ये रूमर डाला था मीडिया में कि बलोच लीडरशिप को पैसे देके हम यहाँ से निकाल रहे हैं, which was absolutely nonsense। आप उस समय पर मारंग बलोच के इंटरव्यूज देखिए। मारंग बलोच ने जाते वक्त ये कहा था कि इस स्ट्रगल में जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो बलोच की फोकलोर में जाएगा, वो बलोच की कहानियों में जाएगा। She had tears in her eyes when she went back, and look at the welcome that she received। जब वो इस्लामाबाद से वापस आई है बलूचिस्तान में, उसको जो वेलकम मिला है बलूचिस्तान में, उसके बारे में बता रहे चीमा साहब। That was the signal that she was the representative of Baloch people। और ये कि उसका मूवमेंट, उसकी स्ट्रगल वो सफलता ले रही थी, शी वाज गेटिंग सक्सेसफुल। स्टेट के अगर स्टेट नाम कोई चीज है पाकिस्तान में तो उसके कान तो तभी खड़े हो जाने चाहिए थे कि हाउ कम दीस पीपल आर इन सपोर्ट ऑफ हर एंड दे आर वेलकमिंग हर लाइक दिस। किलोमीटरों में रास्ता जाम था जिस दिन वो वापस गई इस्लामाबाद से। आगे देखिए।
ऑलराइट, चलिए। कि जो इनके मुतालबात हैं, जो ये बातें कर रही हैं, देयर आर सो मेनी ऑफ देम व्हिच आर राइट, लेकिन रास्ता गलत है। योर वे इज डेमोक्रेटिक। ये मतलब रास्ता क्या गलत है भाई? इज शी पिकिंग अप द गन? इज शी अब्यूजिंग यू? शी केम टू योर प्लेस, शी केम टू टॉक, कि मैं हमारी बात सुनो। ये रास्ता गलत था? अगर ये रास्ता गलत है तो फिर दूसरा रास्ता सही तो वही बना ना जो बीएलए वाला है। शी डिडंट टॉक अबाउट दैट। आपके लोग वहां से क्या पूछ रहे थे आकर? बताओ बीएलए ठीक को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? शी, अगर आपका वाकई में एक डायलॉग का मन होता तो आप उससे उनके कंसर्न पूछते ना, आप उनकी बात पूछते। आप तो वो कन्फ्रंट करने गए थे उसके पास। वे आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन अगर आप एक ऐसी मोबिलाइजेशन करें जिसमें आप स्टेट के खिलाफ एक अपराइजिंग का लोगों को कहें, तो ऐसे थोड़ा ही होगा। स्टेट ये हुआ था क्या? ये हुआ था सीमा साहब इस्लामाबाद में, ये हो रहा था। कोई शर्म कर लो यार। हालांकि मुश्किल है होना आपके लिए, शर्म माना मुश्किल है, बट स्टिल ट्राई कर लो, हो जाए शायद। आपको करने देगी, आप जो भी हैं, आप आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रास्ता तो आपका बिल्कुल है, क्यों नहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए ना। स्पेस कहाँ है? वो स्पेस आपकी स्टेट दे रही है, आपकी एजेंसीज दे रही हैं। जरा देखिए वो मतीउल्लाह जान को जाकर देखिए, वो कितने केस कवर कर रहा था कोर्ट में कि इतने लोग मिसिंग है, इतने लोग मिसिंग है। शिरीन मजारी की बेटी इमाम मजारी को देखा कितने केस कवर कर रहे हैं? कभी बात की उससे? कभी एक आधा इंटरव्यू कर लो यार, जरा पूछो तो सही कि क्या हो रहा है बलोच लोगों का। बताएगी ना आपको, तुम्हारा दम निकल जाएगा उस दिन जिस दिन उसका इंटरव्यू करोगे। पिछवाड़े पे उस दिन डंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे ना। हर इंसान को हक होना चाहिए, ये बलोच खवातीन को हक होना चाहिए। निकलें बाहर, प्रोटेस्ट करें अपने लिए, अपने हकूक के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन अदर देन दैट, एक था स्टेट के साथ इनकी लड़ाई, अब मसला यह है कि ये एथनिक भी हो गया। अगर पंजाबी बलोचिस्तान में जाते हैं तो उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। दैट इज मोर डेंजरस, दैट इज गेटिंग डेंजरस। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये मजे की बात नहीं है सीमा साहब, ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मजे की बात नहीं है ये, मजे की क्या बात है भाई? पंजाबी इसलिए नहीं मारे। चलो आपको तब जवाब मिलता है आपको आपकी बात का, क्योंकि आप अभी आगे और कुछ नॉनसेंस बोलने जा रहे हैं। एंड इट्स पेनफुल एट द सेम टाइम। इट्स नॉट कि आप क्या कर सकते हैं, कि वो समझते हैं कि जी अब जो लोग पंजाब से मजदूरी करने जाते हैं ग्वादर में, फॉर सम रीजन और दी अदर, मुझे नहीं पता वो क्यों जाते हैं बलोचिस्तान उस तरह। सी, हियर लाइज द आंसर। ये जो नहीं बता रहे हैं ना, आपको बताता हूँ। हर बार बलूचों ने जब इनके इन पंजाबियों को मारा है, उन्होंने उनके आईडी कार्ड जब्त किए हैं। वो इंटेलिजेंस के आदमी होते थे। ये इंटेलिजेंस के आदमियों को, जब पंजाबी वहां जा रहा है ना, वो इंटेलिजेंस के आदमी वहां भेजते हैं इनकी खबर लेने के लिए अंदर से। जब उनको खबर मिल जाती है, इनको पकड़ लेते हैं, तो उनको ठोक देते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम जो है वो इनके इंटेलिजेंस के आदमी थे। बाकायदा उनके आईडी कार्ड्स को उन्होंने कैप्चर किया है, बताया है ये रहे इनके आईडी कार्ड्स, तो अपने लोगों को दिखाते हैं सबको वहां पे। ये झूठ बोल रहे हैं बस। कारोबार करने, मजदूरियां करने, मजदूरी तो आपको पंजाब में बड़ी मिल जाएगी, लेकिन खैर जाना उनका हक है जिधर मर्जी। जाना हक नहीं, हक तो उनका जरूर है, लेकिन दरअसल पंजाब में बात सही है। सारी की सारी इंडस्ट्री, सारा कुछ तो आपको यहाँ पंजाब में रखा हुआ है, कराची में रखा हुआ है। वहां क्या रखा है बलूचिस्तान में? तो ये बात बिल्कुल जायज कर रहे हैं कि वहां मजदूरी करने कौन जाता है। ही इज एब्सोल्युटली राइट कि भला वहां कौन सी मजदूरी मिलती है? वहां कोई मजदूरी नहीं होती, वहां कोई ट्रेड है ही नहीं, कोई बिजनेस है नहीं, कोई फैक्ट्री है नहीं, कोई काम है नहीं, तो मजदूरी कैसी? तो इसका मतलब कौन हुए वो लोग? वो लोग वही है जो इंटेलिजेंस के हैं। कोई वहां नाई बन के जाता है, कोई वहां कुछ बन के जाता है, इस तरह जाते हैं। जाए, एक पाकिस्तानी है, बलोचिस्तान वाला कराची आए, बलोचिस्तान वाला लाहौर आए, इस्लामाबाद आए, जिधर मर्जी जॉब करे, इट्स अ फ्री कंट्री। हर बंदे को जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लोगों को हक है। लेकिन क्वेश्चन ये है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऐसा है कि आधा पाकिस्तान ऐसी जगह है जहां पर आप बिना परमिट के नहीं आ सकते। आपको पहले परमिट लेना पड़ता है, फिर आप पहुंच जाते हैं। ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। कि ये जो तरीका है कि आपकी लड़ाई हुकूमत पाकिस्तान से है, आप पंजाबियों को कत्ल करना शुरू कर देंगे बिकॉज ये फौज के अंदर पंजाबी हैं, हुकूमत पंजाबियों की है। भाई हुकूमत पंजाबियों की नहीं है, हुकूमत के अंदर बलोचिस्तान के लोगों जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। क्या बलोचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट नहीं है? क्या बलोचिस्तान, ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है ना सीमा साहब, बलूचिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? वहां कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो बैठे हुए हैं वो आपके चमचे गुर्गे हैं, वो आप लोगों ने बिठा रखे हैं ताकि वो आपके हितों को, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें वहां पर बैठ के। और यही रीजन है कि कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वहां रह नहीं पाता है। वो पहले आके इस्लामाबाद में बैठ जाता है, अपने सारे टेन्योर को इस्लामाबाद में ही गुजारता है।
पाकिस्तान के लोग मिनिस्टर नहीं है फेडरल कैबिनेट में? डेफिनेटली। बिल्कुल, अख्तर मंगल थे ना, उठ के भाग गए। किस उम्मीद पे आए थे? इसीलिए तो आए थे कि यार हमारी बात सुन लो, पॉलिटिकली हमारी बात सुन लो, हमसे नेगोशिएट कर लो, कोई बात करो बलूचिस्तान में क्या करनी है। ना इमरान खान ने सुनी, ना तुम्हारे इन्होंने सुनी। कौन सा अरीफ शरीफ किसमें दम है जो बात करेगा अख्तर मंगल की डिमांड्स के साथ में? है कोई? मौजूद है। ये ऐसे क्यों होता है? Why is this so? ये ऐसे क्यों है? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है हर बंदा पाकिस्तान में एक ही बात कर रहा है, एक ही बात कर रहा है। कोई बहुत बड़ा सानहा होने वाला है पाकिस्तान में। देयर विल बी समथिंग बिग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट लेवल। वो क्या होगा? फौज आ जाएगी, फौज की लड़ाई हो जाएगी उसके साथ, जुडिशरी के साथ धमाके हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन हर बंदा एक बात कर रहा है, कुछ सानहा होने वाला है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे भी बड़ा डर आता है। ये मजे की बात कैसी होती है? डर लगना मजे की बात कैसी होती है? ये पता नहीं कैसा मजा है जो चीमा होता रहता है। मजे की बात है कि डर लगता है। वक्त पाकिस्तान के लोगों को आपस में बैठने की जरूरत है, पार्लियामेंट को बैठने की जरूरत है, पॉलिटिशियंस को बैठने की जरूरत है। अगर हम बैठेंगे नहीं, हम डायलॉग नहीं करेंगे, हम इंगेज नहीं करेंगे, तो ये जो बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो करम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं इस पे बात बहुत पहले दफा भी कर चुका हूँ। पाकिस्तान नीड्स ए ग्रैंड नेशनल डायलॉग। ये बातें तो सारे कर रहे हैं, पर ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। ग्रैंड नेशनल। अगर स्टैब्लिशमेंट या फौज ये कहेगी कि हम अकेले मसले को हल कर सकते हैं, तो तब भी नहीं होगा। अगर बलोच यकजहती कौंसिल वाले ये कहते हैं कि हम जो है वो प्रोटेस्ट करके मसले को हल कर लेंगे, नेवर एवर। समझ रहे हैं आप बात? ना। व्हाट अ कंट्री दिस इज। ये तो सारी दुनिया कह रही है। मतलब मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम बैठ नहीं सकते। क्या हम पाकिस्तान के लिए नहीं बैठ सकते? मतलब पाकिस्तान हमें क्या क्या नहीं दे रहा। ओहो, पाकिस्तान हमें क्या नहीं दे रहा। पंजाबियों को पाकिस्तान दे ने रहा है हमें ना। क्या नहीं दिया। हमें आइडेंटिटी दी है, हमें मुल्क दी है। अच्छा, कौन सी आइडेंटिटी है? कौन सी वाली? अरब वाली, टर्की वाली, कौन सी वाली है? कोई सोचा है? साउथ एशिया की तो आप हो नहीं सकते, है ना? डीएनए अलग है ना? क्यों? ऐसे ही है ना? कौन सी आइडेंटिटी है तुम्हारी भाई? आइडेंटिटी का है तो क्राइसिस है सारे का सारा। कहाँ आइडेंटिटी से जुड़ पाए आप? हम 75-76 साल पहले जो है वो भारत के साथ अलहदा हुए थे। क्यों भारत को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस है? क्यों हमारी इसलिए क्योंकि भारत नॉर्मल मुल्क है। तुम एबनॉर्मल हो, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम स्टेट भी नहीं हो। एक्सेप्टेंस नहीं है? क्यों पाकिस्तान के अंदर मेरिट प्रिवेल नहीं कर रहा? ये क्वेश्चन करने के हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है वो एलीट की लड़ाई है। ये आम आदमी की लड़ाई अभी कोई नहीं हुई। आम आदमी को तो कोई राइट्स नहीं मिल रहे। आम आदमी की जिंदगियां बेहतर करने के लिए कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं जब पाकिस्तान का नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हो रही विच इज बीइंग डन फॉर अ कॉमन मैन। आम आदमी के लिए कोई बात नहीं है। अगर बात हो रही है तो वो किसकी हो रही है? इमरान खान की। बात हो रही है तो किसकी हो रही है? नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, जनरल्स, जजेस, इनकी लड़ाई हो। मित्रों जरा सोचिए, ये जितना कोई बोल रहे हैं इसमें कोई फौज का नाम आया? नहीं आया ना। मतलब सारे के सारे खेल को चलाने वाली फौज, उसका नाम नहीं। नवाज शरीफ, इमरान खान, अदलिया, जुडिशरी, सबकी बात आएगी, फौज पे बात नहीं आएगी। और बात किसकी हो रही थी? बलूचिस्तान की। घुमा के बात कहाँ आती है? पॉलिटिशियंस पे, पॉलिटिक्स पे। नेवर एवर अबाउट द पीपल who really matter, who really decide, who really do things. टाइकॉन्स, बड़े बड़े लोगों की लड़ाई हो रही है। आम आदमी की कोई लड़ाई नहीं है भाई। देयर इज नथिंग विच इज ऑफ आम आदमी। आई विश कि आम आदमी की लड़ाई, आम आदमी की बात की जाए।
आम आदमी की बात की जाए, अब होगा क्या कि जी फौज जो है वो ये कर रही है। फौज मैं नहीं कहता कि फौज 100% सारे काम सही करती है। फौज की मैं सियासत में सख्त मुखालफत के खिलाफ हूँ। Is it? सियासत में मुखालफत के खिलाफ हूँ मैं, फौज के 100% मुखालफत करता हूँ मैं। फौज हैज नो सियासत सियासत में फौज की मुखालफत के खिलाफ हूँ, बिल्कुल ठीक कहा जमा, सच्ची मजाक आपने। वाकई में आप फौज की मुखालफत के खिलाफ, दरअसल आप फौज की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि फौज की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन के खिलाफ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से सच ये निकल रहा है कि आप पाकिस्तान की फौज की पॉलिटिक्स में मुखालफत के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन खड़ा नहीं होता कभी। फौज के कहाँ खड़ा होता है, मुखालफत करता ही नहीं, यही तो रीजन है। एनीवे, आप सच बोलते हैं, वाकई में कभी कभी आप सच भी बोलते हैं, तुक्के में ही सही। दोस्तों, ये फजूल की बकवास कर रहे हैं आगे, आपको मैं बार बार वही दिखा रहा हूँ, लेकिन आगे जरा सुनिए कहानी की, भी मजा आएगा आपको बड़ा। राइट कि वो मुखालफत करे। अच्छा भाई सुन, ये बताना मैं भूल रहा था आपको, अगर ये वाकई में फौज की पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन के खिलाफ है, तो ये इन दिनों पर बजाय मोदी पर और फॉरेन पॉलिसी पर भारत के फोकस करने के, ये इस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे कि जिस फौज ने 2 साल पहले बाकायदा आईएसपीआर के चीफ को बिठाकर, सॉरी आईएसआई के हेड को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हम पॉलिटिक्स से पीछे हट रहे हैं, हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आखिर आज सारी की सारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को वही फौज डोमिनेट कर रही है। कैसे कर रही है, कभी आपने इन सज्जन को क्वेश्चन करते देखा इस बात पे? और अगर नहीं, तो ये बात ये कैसे कह सकते हैं कि मैं फौज के बड़ा खिलाफत करता हूँ, मैं फौज के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन पर बिल्कुल मुखालफत करता हूँ? कब की भाई? इस जुमले को अपने शो में बोलने के अलावा आपने मुखालफत कब जाहिर की? कभी भी नहीं, नेवर एवर, सॉरी नेवर एवर, नेवर एवर, है ना? वो सियासत करे या सियासी काम करे, लेकिन एक चीज है, एक पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है। समझाओ क्या पॉइंट। हम एक दूसरे के साथ लड़के अपने मसले हल कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। क्या हम लड़के एक दूसरे के साथ मसले हल कर सकते हैं? क्या फौज को कोशिश नहीं करनी चाहिए? सियासतदानों को कोशिश नहीं करनी चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज को कोशिश नहीं करनी चाहिए मिलके बैठने की? क्या मीडिया को इसमें अच्छा किरदार अदा नहीं करना चाहिए? हमारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी इस समय एक साथ काम कर रही है सिवाय एक के। कौन सी? पीटीआई। पीटीआई को बनाया किसने? वही जो वैसे ही बात नहीं सुनते किसी की, फौजी। तो फौजियों ने बाकायदा 15 साल लगा के इस जबरदस्त किस्म के भूत को खड़ा किया जिसका नाम था इमरान खान, और वो इमरान खान ने आगे तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी। अब वो तुमने उसको उठा के अपनी जब तुम्हारी ऐसी तैसी होनी शुरू हुई, जब उसने अपने बनाने वालों को ही मारना शुरू कर दिया, तो आपने उठा के उसको कर दिया अंदर। अब उसने आपको अंदर कर दिया तो आपको माँ बहन की गालियां दे रहा है बैठ के। माँ बहन की गालियां तुमसे सुनी नहीं जा रही, चक्कर ये। तो अब ये हालात हैं। जो बात करने की बात कर आप कर रहे हैं कि हम बैठकर बात नहीं कर सकते, बाकी सारे तो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। कौन लोग हैं जो पोजीशन में है, जो जिनको बात करने की जरूरत है? वो वही है जो इमरान खान के लोग हैं, जिनको खुद उसी फौज ने बनाया जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मॉन्स्टर खड़ा कर दिया पॉलिटिक्स का। कोई हेल्प नहीं करेगा भाई अगर हम खुद हेल्प नहीं करेंगे। हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। समझ लगा दी आपने? हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। क्यों करेगा? अगर हमने खुद अपनी हेल्प ना की तो हमें अपने ये जो वो जिसे कहते हैं ना, हमें अपने मीडियोकर लोगों को निकल गई फूंक, ये फूंक निकली थी सीमा की। पीछे करना होगा। हमें कॉम्पिटेंट लोगों को आगे लाना होगा। हम कब तक कॉम्पिटेंट लोगों से बचते रहेंगे? कॉम्पिटेंट लोग ही इस मुल्क को चला सकते हैं, मीडियोकर लोग नहीं चला सकते। कानून और आइन ही इस मुल्क का बेहतरीन रास्ता है। कानून पे अमल होगा तो तभी जाके चीजें बेहतर होंगी। तो कानून पर मुल्क कौन कौन अमल करेगा? फौज कर रही है? कोई रास्ता है उसका? वे आउट क्या है? अगर कानून और को हम फॉलो नहीं करेंगे और कानून को हम साइड पे कर देंगे
इसमें सबका किरदार है। एक सवाल है ना, हम कब देखें ये कानून, अगर आपने हम इसी तरह कानून की धज्जियां उड़ाते रहे, इसी तरह आइन की धज्जियां उड़ाते रहे, इसी तरह ही हम जो है वो एक दूसरे के साथ मिसट्रस्ट रहा, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड। पाकिस्तान के लिए ये रास्ता बिल्कुल गलत है। ये जो देखिए दुनिया में अगर ये जो ग्रीटा है अगर कहाँ से चली है और बलूचिस्तान की बात कर रही है, इनकी मुझे याद है ट्रंप के साथ भी मसले रहते थे, बिकॉज ट्रंप वॉज एंटी क्लाइमेट एक्टिविस्ट के खिलाफ था, ये प्रो थी। Whereas that's not a question. The question is the people of Pakistan need to sit together. They need to talk. There needs to be a healing touch. ओहो, बैठ के बात करें, healing touch मसले बोली हल जाएगा। करें। Otherwise, I don't find, मैं नहीं समझता कि things are normal. पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल abnormal environment है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सानहा हो सकता है। वो सानहा क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी, no one has an idea। लेकिन बंदे मारे जाएं, कत्ल हो जाएं, गोलियां चल जाएं, सड़कों पे लोग निकले हैं, nobody trust the government। क्यों भाई? they need to engage। पीसफुल प्रोटेस्ट भी किसी चीज का नाम है, और वो तुम बर्दाश्त नहीं करते। क्यों हम ये समझते हैं कि वायलेंट होना जरूरी है? क्यों हम यही अब रेंटिंग करते रहेंगे बैठ के, जरूरी है। तो इसको मैं दोस्तों इनको निकालता हूँ यहाँ से बाहर, और मैं आपको लिए चलता हूँ फिर, इनको करते हैं रिमूव, क्रैक, ये लीजिए रिमूव हो गए। अब मैं आपको ला रहा हूँ एक दूसरे सीन पर, और दूसरा सीन ये है हमारे इम्तियाज गुल साहब, और इम्तियाज गुल साहब आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल वहां चल क्या रहा है, और ये जो बता रहे हैं ये वो सच्चाई है। ये सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, और तो मैं आपको इनका वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मैं कमेंट्री इस पर नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जो फैक्ट है उसमें कमेंट्री क्या करूँ? तो जरा आप सुनिए, आपको अंतर पता लगेगा कि एक ही इवेंट के जो दो नैरेटिव हैं जो पाकिस्तान से निकल कर आ रहे हैं, इनको देखने वाले कम मिलेंगे आपको, चीमा को देखने वाले ज्यादा मिलेंगे। उसके रीजन आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन सच जो है वो वही है जो गुल साहब बता रहे हैं। तो लीजिए जरा सुनिए दोस्तों। एक बार फिर अवामी एहतजाज की जद में है। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से 28 जुलाई को बलोच राजी मची का इनकाद गवादर के मशहूर शाहराह बदीज़र मरीन ड्राइव पर मुनक्किद हुआ। इसके लिए गुज़िश्ता कुछ दिनों से तैयारी हो रही थी, और इसका बुनियादी मकसद था कि लापता अफराद पे तवज्जो मरकूज़ कराना। उनके अहल खाना अपने जवानों की तलाश में हैं। बहुत से लोगों का कोई सुराग नहीं है, कोई भी नहीं जानता कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। तो ये वो मसला है जिसकी तरफ बलोच यकजहती कमेटी और इसकी सरबराह जो रूह रवां हैं डॉक्टर मारंग बलोच कोशिश कर रहे हैं अवामी और सरकारी तवज्जो दिलाने की। एक अंदाजे के मुताबिक कोई 20,000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ने इस एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। मशहूर जो मेरीन ड्राइव है गवादर की, वहाँ पे हर तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। कुछ तस्वीरें भी वहाँ से बाहर आई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें डॉक्टर मारंग बलोच खिताब भी कर रही हैं, और बलूच गवादर को आने वाले तकरीबन जितने भी रास्ते थे वो उस पर काफ़ी गाड़ियाँ भी नज़र आईं, लोग भी नज़र आए, और अंदरून बलूचिस्तान समेत कोह सुलेमान, नसीराबाद और कराची सिंध से भी इसमें सैकड़ों लोग शरीक हुए। अब इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट भी पैदा हुई थी कि जितने भी एहतजाज के लिए लोग आ रहे थे कराची और नौशकी से, उनके काफ़िलों को पसनी ज़ीरो पॉइंट और तिलार चेक पोस्ट के मकाम पर रुकावटें खड़ी करके रोका गया, जबकि पूरे मकरान डिवीज़न में मोबाइल सर्विस बंद रखी गई ज़्यादातर, और PTCL का इंटरनेट सिस्टम भी बंद कर दिया गया था। मालूम नहीं अभी कितने मकामात पे ये बहाल हुआ है, लेकिन मकरान डिवीज़न में ज़्यादातर इलाकों में हमें ये बताया गया कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विसेज बहुत महदूद कर दी गई हैं। इसके अलावा मकरान कोस्टल हाईवे और CPEC रोड यानी M8 शाहराह पर भी जगह जगह रुकावटें
खड़ी की गई थी। गुज़श्ता रोज़ भी मस्तूंग में भी एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, उसमें कोई 14 अफराद ज़ख्मी भी हुए। ये वो लोग थे जो कि धड़ाधड़ जोश के साथ गवादर की तरफ रवां दवां थे इस जलसे में शिरकत के लिए। और इतवार की सुबह तो बल्कि मेरीन ड्राइव पर जितने भी लोग एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए थे उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल भी फेंके और जिससे मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी भी हुए। इस मौके पर कोई 20-25 के करीब लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। ये मकामी ज़राए की इत्तलात हैं, इसकी तस्दीक सरकारी तौर पे नहीं हो सकी क्योंकि मीडिया में तो अमलन ब्लैकआउट है। किसी बड़े अखबार, किसी बड़े चैनल में ये ख़बरें नहीं जारी की गई। और दिन भर यानी इतवार के रोज़ मेरीन ड्राइव पर एफसी और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मचोली जारी रही। एफसी की मुबैना फायरिंग से कोई असगर नामी नौजवान मौका पर जाँ भाग भी हुआ, जबकि 4 ख़वातीन, एक बच्चे समेत 5 नौजवान भी शदीद ज़ख्मी हुए जिन्हें सिविल अस्पताल गवादर मुंतकिल किया गया। सिविल अस्पताल के ज़राए के मुताबिक उनके पास 10 साल कमर उस्मान और मोहम्मद हुसैन वली नवाज़ और इसके अलावा कुछ और लोग ज़ख्मी हालत में लाए गए जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब गवादर जाने वाले काफ़िले पर जो मस्तूंग में वाक़या पेश आया जिसका भी पहले मैंने ज़िक्र किया, वो भी बड़ा नाखुशगवार था क्योंकि उसकी वजह से मेन शाहराह भी बंद हुई। फिर ज़ाहिर है तशद्दुद, जब जज्बात भड़कते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि कौन उसमें शरारत करने वाले लोग भी हैं जो कि फिर हवा देते हैं तमाम मामले को, और जिसके नतीजे में फिर फायरिंग इल्ज़ाम यह है कि एफसी ने की। अब मालूम नहीं एफसी ने इब्तिदा किया, क्राउड में से किसी ने उस गोली चलाई, लेकिन बहरहाल जब उन्होंने बसों को, ट्रकों को, वैगनों को रोकने की कोशिश की तो ज़ाहिर है उस पर लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार भी किया। बल्कि बहुत सारी ख़बरें ये भी थीं कि तिलार चेक पोस्ट पर कोयटा, पंजगूर, बेसीमा, कलात और मस्तूंग से आए हुए काफ़िलों को रोका गया, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के माबैन हाथापाई भी हुई और 2 अफराद, कुछ लोगों का ये कह रहे हैं 2 अफराद मौके पे जाँ भाग भी हुए। अब इस जलसे से डॉक्टर मारंग बलोच ने ख़िताब भी किया जो कि हमें मकामी ज़राए से मालूम हुआ, और उसके इस इज्तिमा में उन्होंने कहा कि एक बाशऊर बलोच कौम बैठी हुई है जो ये बखूबी जानती है कि उसका असल दुश्मन कौन है और कौन उसके वसाइल को बेदर्दी से लूट रहा है। उन्होंने कहा कि बलोच अपनी सरज़मीन पर ही गैरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी गवादर के नाम पे तमाम सरमायाकारों को यहाँ पर लाया जाता है, लेकिन यही गवादर के लोग जब एक पुरअमन सियासी प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो पूरे गवादर को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। ये उनका कहना ये भी था कि जिन बलोच नौजवानों को शहीद किया गया और जिन्हें गिरफ़्तार किया गया, जब तक उन्हें हमारे हवाले नहीं किया जाता, गवादर के मेरीन ड्राइव पर धरना इसी तरह जारी रहेगा। बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल है। उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बलोच ख़वातीन की चादरों को खींचा गया, उन पर आंसू गैस के शेल फेंके गए, और आज बलोच कौम उस मकाम पर है जहाँ पे उनको सोचना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और ये कि जो कुछ इस एक लिहाज से बलोच कौम के मुजाहरे को रोकने की कोशिश की गई, बड़ी ज़्यादती है। एक सियासी हक़ है, जमहूरी हक़ है तमाम लोगों का जलसे करने का, असम्बली करने का, और बहुत ये तादाद बहुत ज़्यादा होनी थी जो कि 20-22 हज़ार बताई जाती है। अगर बाकायदा सिस्टमेटिकली इनको मुजाहिरीन को या एहतजाज में, मार्च में शरीक लोगों को रोकने की कोशिश न की जाती, क्योंकि बहुत सारी बसें, गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकी वक्त पे इस जलसे के लिए। ये इज्तिमा अगर आप देखें थोड़ा सा इसको कैनवस बड़ा करके, तो अपनी नौइयत का बलूचिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा था, इसलिए कि इसको तकरीबन तमाम सियासी समाजी हलकों की हिमायत हासिल थी। ये पहला मौका है कि एक जमहूरी हुकूक़ के लिए, एक सिविल राइट्स मूवमेंट जिसको कहते हैं, जमहूरी हुकूक़ के लिए जदोजहद की सरबराही एक ख़ातून कर रही हैं, यानी डॉक्टर मारंग बलोच। और अफसोस की बात ये थी कि इस मार्च को नाकाम करने के लिए मकरान के अक्सर इलाकों में तुरबत, गवादर, पंजगूर के इंटरनेट समेत मोबाइल नेटवर्क
बंद कर दिए गए थे, बहुत सारे रोड बंद किए गए, रोड ब्लॉक्स खड़े किए गए, कंटेनर्स लगा दिए गए। मालूम नहीं इस वक्त भी क्या सूरत हाल है, क्योंकि जिन्होंने मेरीन ड्राइव गवादर में धरना दिया है उनका कहना है कि जब तक लोग गिरफ्तार लोग रिहा नहीं किए जाते उनका धरना जारी रहेगा। इससे पहले हिदायतुर्रहमान, मौलाना हिदायतुर्रहमान थे जमात इस्लामी के, उन्होंने भी यहीं पे धरने वगैरह दिए थे, एहतजाज वो करते रहे। और उसमें बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट को बंद करके, कारोबार को बंद करके, सड़कें बंद करके आखिर इसका फ़ायदा किसको होता है। इस तरह से तो जितने अवामी जज्बात होते हैं उनको मज़ीद भड़काया जाता है, वो मज़ीद भड़क उठते हैं। उससे रियासत के लिए कोई इन लोगों की मोहब्बत में इजाफ़ा नहीं होता, बल्कि रियासत से नफ़रत के बीज इस तरह मज़ीद बोए जाते हैं। तो मालूम नहीं क्यों अगर कोई पुरअमन एहतजाज करना चाहता है तो उनको इस तरह रोकने की ताकत के ज़ोर पे कोई समझ नहीं आती, कोई मंतक इसकी समझ नहीं आई। अब उसमें इस वक्त बज़ाहिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान में और उसको बड़ी शदीद तनकीद का सामना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहरहाल वो हुकूक, जमहूरी हुकूक के लिए वो बड़ा दावा करती है कि वो जमहूरी हुकूक के अलंबरदार है, और इसीलिए इस वक्त बड़ी तनकीद का उसको सामना करना पड़ रहा है। और जब भी वैसे तो ये सबको मालूम है कि बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला सामने आता है, उस पर अवाम गम गुस्से का इजहार करते हैं, तो उन्हें ये मालूम भी होता है कि अगवा और कत्ल के पीछे कौन है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में खुलम खुला बात नहीं कर पाते। ख़ुद सहाफ़ी भी इस हवाले से बहुत पाबंदियों का एक बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। यानी वो अगर ऐसी बात करें जो हुकूमत के हक़ में जाती हो किसी हद तक, तो जितने भी बलोच अलहदगी पसंद हैं या कौम परस्त हैं, सहाफ़ी उनका निशाना बन जाते हैं। और अगर सहाफ़ी कोई ऐसी बात करें जो किसी हद तक बलोच कौम परस्तों के हक़ में जाती हो, अव्वल तो वो छपती नहीं है अखबारों में, अगर छप जाती है तो फिर उस पर हुकूमत नाराज़ होती है, जो मुक़्तदर हल्के हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो आज की इस नशिस्त का बुनियादी मकसद ये था कि इस पे वाज़े किया जाए कि एक कौमी मीडिया में बहसीत मजमूई अमलन ब्लैकआउट है गवादर के वाक़यात पे, और बदकिस्मती से हुकाम ने एक बार फिर गैर ज़रूरी रुकावटें खड़ी की जो तशद्दुद और मार्च करने वालों में गुस्से का बायस बनी। और एक उसका दूसरा एंगल ये है कि इस तरह ताकत के ज़ोर पे एहतजाजी मुजाहरे के लिए जो मार्चर्स थे उनको रोकने की जो कोशिशें हैं, इस तरह हुकाम ख़ुद एक बार फिर उन क़ुव्वतों के हाथ में खेल जाते हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मकामी बदअमनी बेचैनी का फ़ायदा उठाती हैं। अब आपको मालूम है 19 जुलाई को बन्नू में भी कुछ ऐसे ही वाक़या हुआ, अमन मार्च था, अमन मार्च में भी फिर एक मौके पे ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जहाँ लोग मार्च में तो शामिल थे, लेकिन फिर कहीं से किसी ने फायरिंग की और एक इंतहाई नापसंदीदा सूरत हाल पैदा हुई, जिसके बाद शरपसंदों ने मार्च करने वालों को सेंट्रल सप्लाई डिपो की तरफ, जो मिलिट्री के स्टोर्स हैं उनकी तरफ उकसाया हमला करने के लिए, जिसके बाद फायरिंग भी हुई, उसमें कुछ जानें भी ज़ाया हुई। कुछ ऐसी सूरत हाल मस्तूंग और गवादर में भी देखने में आई। अब ये भी रिपोर्ट हुआ था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन असद इकबाल को भी हफ्ते के रोज़ कराची में कुछ देर के लिए वो गायब हुए थे, गायब हो गए। हम फ़र्ज़ ये कर रहे हैं कि उनको बताया गया कि आप गवादर रैली में शिरकत ना करें, वो तैयारी कर रहे थे गवादर जाने की। अब जो ख़बरों का अमलन ब्लैकआउट हुआ है, इसका मतलब समझ रहे ना आप दोस्तों, गायब हुए यानी कि उनको उठा लिया गया, फिर उनको कहा गया कि आप नहीं जाएंगे, बोलो जो गवादर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ नहीं जाएंगे। तो ह्यूमन राइट्स का जो हेड है वो जाना चाह रहा है। अगर बातचीत का, जो चीफों वाली बात याद करिए, अगर जिन लोगों को बातचीत करनी होगी, क्या वो ह्यूमन राइट्स के चीफ को वहां जाने से रोकेंगे? वो तो इनकरेज करेंगे कि आप जाइए, बातचीत करिए, अगर कोई रास्ता निकलता है तो रास्ता निकले, पर नियत ही नहीं है डायलॉग की। जिस बात के लिए चीमा साहब बलोचों को कह रहे हैं कि बलोच गलत है, उनका रास्ता गलत है, आप जरा देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है उनके लिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए। एक्चुअली कहना गलत है, फौज क्या कर रही है उनके लिए।
आमतौर पे डॉन अखबार जो है वो कुछ न कुछ वहाँ से ख़बरें दे देता है, लेकिन मस्तूंग और गवादर के हवाले से कौमी मीडिया में कोई बात नहीं आई। अब बुनियादी एक सवाल है कि इस तरह का ख़बरों का ब्लैकआउट या बलूचिस्तान से रिपोर्टिंग पर पाबंदी मफाहमत के अमल में कैसे मदद दे सकती है। यानी जो बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं, चाहे वो लापता अफराद हैं, चाहे वहाँ बेरोज़गारी है, चाहे मकामी लोगों की ये शिकायत कि उन्हें अपने हिस्से का काम वहाँ पे नहीं मिल पाता, उनके वसाइल पे दूसरे सूबों से लोगों ने आके कब्ज़ा किया हुआ है, इसके लिए एक सियासी डायलॉग की ज़रूरत है, एक मुखलिसाना सियासी डायलॉग की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में भी सेनेटर मुशाहिद हुसैन और चौधरी शुजाअत हुसैन ने ये कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हो गई थी। सियासतदानों ने उस वक्त मौके पे अपना काम कर लिया था, मगर फिर जनरल हेडक्वार्टर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके साथी, उनके ख़यालात कुछ और थे। फिर आपको ये भी याद होगा कि नवाब अकबर बुगटी को भी 2006 मेरा ख्याल है अगस्त 2006 में उनकी बड़े पुरस्कार हालात में हलाकत हो गई थी, जिसके बाद से कहते हैं कि बलोच इंसर्जेंसी जो शोरिश है वो दोबारा उसने सर उठाया। तो बुनियादी बात है कि जब तक सियासी मसाइल का हल सियासी अंदाज में तलाश करने की कोशिश नहीं की जाएगी, अवाम और सियासत के दरमियान फासले रहेंगे और मसाइल हल होने की बजाय मज़ीद गुंजलक होते चले जाएंगे। जी दोस्तों, तो ये थी आज की कार्यक्रम की पेशकश जो मैं आपको देना चाह रहा था। और मैं आपको ये कंपैरिजन मैंने इसलिए दिया आपको कि आपको सिर्फ मेरी बात से ये ना लगे कि मैं अपनी कमेंट्री दे रहा हूँ, आपको ये भी पता लगे कि दरअसल दो व्यू पॉइंट और दो चीजें वहां भी एग्जिस्ट करती हैं। बस ये है कि एक को सामने नहीं आने दिया जाता, एक की व्यूअरशिप नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, उसको 1 घंटे में 4000 अच्छा व्यू नहीं मिलेंगे। उनको इम्तियाज गुल साहब को 1 घंटे में 4000 व्यू नहीं मिलेंगे, एक दूसरे आदमी मिल जाएंगे जो प्लेन एंड व्हाइट झूठ बोल रहा है, और वो झूठ बोल रहा है, ये बात मैंने आपको दिखा दी। तो ये था आज का व्लॉग। इसे देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में या अपने फ्रेंड्स में जहाँ भी, और सोशल मीडिया पे सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। और बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट्स करना, अपनी राय देना। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।